यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी देश की एक प्रमुख की पॉलिसी मानी जाती है, क्योंकि देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी है ठीक वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी देश में मनी के फ्लो को वो भी बढ़ावा देता है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो सकती है या कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है, जो मैंने बजट वाले टॉपिक में आपको बताया था कि किस तरीके से सरकार मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। तो वो सरकार के बजट के माध्यम से वो करती है। बजट एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है फिस्कल पॉलिसी का। लेकिन ये मैं मॉनेटरी पॉलिसी बता रहा हूँ आपको। मॉनेटरी पॉलिसी वर्ष में एक बार आरबीआई द्वारा बनाया जाता है और समय समय पर इसको समीक्षा भी किया जाता है। इट हैज बीन रिव्यूड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम, जनरली 30 डेज 45 डेज पर रिव्यू किया जाता है और पॉलिसी चेंज के बारे में डिसीजन लिया जाता है कि क्या पॉलिसी चेंज किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी के रेफरेंस में। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो आरबीआई बनाता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाना या घटाना, या मुद्रा के रेट को तय करना कि किस रेट पर मुद्रा मार्केट में जाए, इसको तय करना, या किस दिशा में जाए। दिशा का मतलब उद्योगपतियों को जाए, या फिर सरकार को जाए, या फिर आम जनता को जाए, या कृषि में जाए, या सेवा क्षेत्र में जाए, या औद्योगिक क्षेत्र में जाए, कहां पर जाए ये तो दिशा भी तय करता है। तो मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई मार्केट में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की दिशा, मुद्रा की दर, इन सब चीजों को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी इन चीजों से रिलेट करती है। और मौद्रिक नीति का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट में स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ग्रोथ रेट को बनाए रखना, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल दायरे में रखना। इन सब का उद्देश्य यही होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो मौद्रिक नीति देश की एक महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है, और इस संदर्भ में कि मुद्रा के प्रवाह को मार्केट में कंट्रोल को बनाए रखता है वो। जैसे मान ले कि अगर मार्केट में मनी की ज्यादा जरूरत है तो मौद्रिक नीति के माध्यम से मनी के फ्लो को बढ़ा सकता है वो। दिस इज नोन एज इंजेक्शन ऑफ मनी इन द मार्केट। यानी मनी को मार्केट में इंजेक्ट करता है, जैसे कोई दवा इंजेक्ट किया जाता है ना हमारे बॉडी में, तो उसी तरीके से मनी को मार्केट में इंजेक्ट करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा होता है। मनी को स्क्वीज करने का काम भी होता है, मनी को सोखना। मनी को सोख भी सकता है, यानी मार्केट में ज्यादा मनी अगर हो गई है तो उससे मुद्रास्फीति क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ज्यादा मनी का मतलब मांग का बढ़ना, और मांग का बढ़ने का मतलब है कि मुद्रास्फीति क्रिएट होना। और इस रेफरेंस में वो काम कर सकता है कि मनी के कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और मार्केट से मनी को स्विच कर सकता है, सोख सकता है। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे प्रकार की नीतियां इसके पास होती हैं। आरबीआई को बहुत सारे अधिकार इस संदर्भ में मिले हुए हैं और बहुत सारे कानून है इसके बारे में। जैसे आरबीआई कानून 1934 मिला हुआ है। इसके द्वारा आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए गए, हथियार दिए गए, जिसके माध्यम से मनी के फ्लो और मनी के दिशा और मनी के रेट को प्रभावित कर पाता है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। इसके अलावा मनी आरबीआई के पास एक और कानून दिया गया है, वो कानून है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से आरबीआई को बहुत सारे अधिकार दिए गए बैंकों के ऊपर, कि वो बैंकों को किस तरीके से कंट्रोल करे, इसके ऊपर ये अधिकार दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आरबीआई बैंकों को विभिन्न तरीकों से कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है और बैंक उनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है, कानूनी है, और कानूनी अधिकार आरबीआई को इस रेफरेंस में मिला हुआ है। तो आरबीआई एक अपेक्स बैंक है, शीर्ष बैंक है, और शीर्ष बैंक के रूप में अन्य बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है और इसके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने। ठीक है। मोबाइल ही गिर गया। तो बच गए ना। ठीक ठीक। मेरा भी 4-5 बार गिर गया है। 7-8 महीने लिए हुए हुआ और गिर गया है। ठीक है। चार्जर बच गया मेरा। उस दिन चार्जर चार्ज ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब यहाँ से गया क्लास लेकर के लगाया तो चार्ज करने लगा। मैं कहा बच गया 2,000 रुपये, नहीं तो चले जाते। ठीक है, केवल वायर लेने में कह रहे थे वायर खराब है, लेकिन बच गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करता है मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आरबीआई को दिए गए हैं। रिसेंटली एक कमिटी बनी थी 2013 में,
एक कमेटी बनी थी उर्जित पटेल के नेतृत्व में। जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, तो कमेटी बनाई गई थी उर्जित पटेल के नेतृत्व में। बाद में उर्जित पटेल भी आरबीआई गवर्नर बने थे, ठीक है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई के इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है? उसमें एक संस्था होती थी आरबीआई के अंडर, उसे हम लोग कहते थे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, टीएसी कहते थे। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ये आरबीआई के अंडर काम करती थी, आरबीआई के अंतर्गत आती थी। अब इस संस्था को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ये संस्था अब खत्म हो चुकी है उनके रिकमेंडेशन के बाद 2016 से। और 2016 से एक नई संस्था का गठन किया गया आरबीआई के अंडर, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति ने रिप्लेस कर दिया टीएससी को, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को रिप्लेस कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति बेसिकली 6 मेंबर कमेटी होती है, यानी इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 मेंबर कमेटी, और 6 सदस्यों में से 3 आरबीआई से होते हैं, 3 आरबीआई से, और 3 जो है वो गवर्नमेंट से होते हैं। आरबीआई से जो 3 होते हैं उसमें एक तो गवर्नर ही होता है आरबीआई का है, ठीक है। बाकी 2 और सदस्य आरबीआई से होते हैं। और 3 जो गवर्नमेंट से होते हैं उसमें सभी को वित्तीय मामलों की जानकारी होनी चाहिए, वो लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 सदस्य इसमें से होते हैं। इसका एक्स ऑफिसियो जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नर होता है, यानी गवर्नर ही इसका अध्यक्ष होता है, इस समिति का अध्यक्ष होता है। अब ये समिति करती क्या है? इस समिति का काम है वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना, कम से कम, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो वर्ष में कम से कम 4 बार मीटिंग करती है ये। इसके सदस्य उपस्थित होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये पॉलिसी रेट्स के बारे में, विशेषकर एक रेट चलता है, उस रेट का नाम है रेपो रेट। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में। रेपो रेट के बारे में डिसीजन लेता है, क्योंकि इस कमिटी का काम है मुद्रास्फीति को टारगेटेड लेवल पर बनाए रखना। और टारगेटेड लेवल क्या है? 2% से लेकर के 6%, बताया था मैंने। 4% है, और 4% प्लस माइनस 2% हो सकता है। यानी मैक्सिमम लिमिट जो मुद्रास्फीति की बर्दाश्त कर सकते हम लोग हैं वो 6% है एनुअल। और मिनिमम लिमिट जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं मुद्रास्फीति को 2% है। अगर 2 से 6% के बीच में है तो रेपो रेट में एमपीसी कोई सुझाव नहीं देगी कि कोई चेंज किया जाए। लेकिन अगर 6% से ऊपर जाए या 2% से नीचे आए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सजेस्ट करेगी कि रेपो दरों में चेंज किया जाए। तो रेपो दरों में चेंज करके वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है और टारगेटेड दायरे में उसे बनाए रखती है। यही इसका काम है। तो इस तरीके की मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के अंदर अभी काम कर रही है, जिसकी वर्ष में 4 बार बैठकें होनी जरूरी है, अनिवार्य रूप से बैठकें करती है। और रेपो रेट के बारे में वो सजेस्ट करती है कि रेपो रेट के बारे में क्या डिसीजन लिया जाए या क्या चेंज किया जाए, उसमें बढ़ाया जाए, घटाया जाए या स्थिर रखा जाए, इसके बारे में डिसीजन होता है। रेपो रेट को बढ़ने या घटने के बारे में डिसीजन लिया जाता है मार्केट की कंडीशन के अनुसार। मार्केट में अगर मुद्रास्फीति ज्यादा है, 6% से ऊपर है या 2% से कम है, तभी ये डिसीजन लिया जाता है कि चेंज किया जाए। अगर 2 से 6% के बीच में मुद्रास्फीति चल रही है तो कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसा इंटैक्ट रखा जाएगा नॉर्मली, ठीक है। अब आरबीआई के ऊपर बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि आरबीआई का टारगेट है कि टारगेटेड लेवल पर उसे बनाए रखे, इससे ज्यादा न होने दे या इससे कम न होने दे। तो टारगेटेड लेवल मैंने बताया था आप लोगों को कि मैक्सिमम मुद्रास्फीति जो हो सकती है वो 6% और मिनिमम 2% हो सकती है, ठीक है। और इसमें 4% की लिमिट बनाई गई है, जिसमें प्लस माइनस 2 कहा जाता है। तो प्लस का मतलब ये और माइनस का मतलब ये हो सकता है। तो 6% प्लस माइनस 4% प्लस माइनस 2% हो सकता है। इसको बनाए रखने के लिए एमपीसी काम करती है। रेपो दरों का सुझाव देती है इसमें है। रेपो दरों में बढ़ाना हो, कब बढ़ाएगी रेपो दर? जब मार्केट में मनी ज्यादा चली गई हो और मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई हो। रेपो दर घटाएगा कब? जब मार्केट में मनी कम हो तो रेपो दरों को घटा देगा,
क्योंकि रेपो दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। ठीक है, अगर ये रेट कम होगा तो बैंक ज्यादा उधार लेंगे, ये रेट ज्यादा होगा तो बैंक कम उधार लेंगे। तो रेपो रेट बेसिकली पॉलिसी रेट माना जाता है और अभी सबसे की रेट माना जाता है, प्रमुख दर माना जाता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए और इसे टारगेटेड लेवल पर बनाए रखने के लिए सबसे प्रमुख दर इसे माना जाता है। तो इसी रेफरेंस में आरबीआई के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं। मौद्रिक नीति में इंस्ट्रूमेंट जो है विशेषकर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें रेपो दर है, बैंक रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है। मतलब इसमें बहुत सारे रेट्स है, इस पर आगे बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर के मौद्रिक नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपली इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल दायरे में बनाए रखना और सभी वर्गों तक पर्याप्त मात्रा में धन की पहुंच हो उसको मेंटेन करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इन सब उद्देश्यों के साथ मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो सकती है या कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्कमस्टांसेस होता है। एक्सपेंशनरी का मतलब है कि मार्केट में ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ा सकता है आरबीआई है, या मार्केट कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई है, और वो मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से होता है। मार्केट में अगर मुद्रास्फीति ज्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाएगा, और मुद्रास्फीति कंट्रोल्ड में है या फिर मंदी की दशा है तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनाएगा, क्योंकि मंदी का मतलब है मार्केट में मनी कम है इसलिए मांग कम है, और मांग कम है तो मांग को बढ़ाना होगा तो मार्केट में मनी ज्यादा डालना होगा। और मुद्रास्फीति का मतलब मार्केट में पहले से ही मनी ज्यादा है इसलिए मार्केट में मनी को सोखना होगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बनाएगी। तो इस तरीके से ये पॉलिसी बनाती है। तो मौद्रिक नीति यही है आरबीआई का। ठीक है, लिख लेंगे फिर इंस्ट्रूमेंट पर बातचीत करेंगे हम लोग। यह देश की आर्थिक नीति, यह देश की आर्थिक नीति, देश की आर्थिक नीति का प्रमुख घटक होता है। यह देश की आर्थिक नीति का प्रमुख घटक होता है। इस नीति का निर्धारण, इस नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन, इस नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह नीति, यह नीति मुद्रा के माध्यम से कार्य करती है। यह नीति मुद्रा के माध्यम से कार्य करती है। यह नीति मुद्रा के माध्यम से कार्य करती है, अर्थात इस नीति के द्वारा, अर्थात इस नीति के द्वारा रिजर्व बैंक, इस नीति के द्वारा रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा की मात्रा, उपलब्धता, मुद्रा की मात्रा, उपलब्धता, लागत, मुद्रा की मात्रा, उपलब्धता, लागत, दिशा, प्रवाह, मुद्रा की मात्रा, लागत, दिशा, प्रवाह तथा उद्देश्य, उद्देश्य इत्यादि को प्रभावित करता है। उद्देश्य इत्यादि को प्रभावित करता है। इस नीति के द्वारा, इस नीति के द्वारा वह निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त,
इस नीति के द्वारा वह निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करता है, डैश देंगे और पहला लिख। निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। फर्स्ट, कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता। दूसरा, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि। तीसरा, समावेशी विकास। समावेशी विकास बताया था मैंने, क्या है ये? एक ऐसा विकास जिसमें विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे। ठीक है, इस तरीके का विकास है, विशेषकर उन वर्गों तक जो अब तक विकास का लाभ नहीं ले चुके हैं या नहीं प्राप्त कर चुके हैं, उन तक विशेष रूप से पहुंचाना उद्देश्य। यानी जिन तक विकास का लाभ पहुंचा है, समृद्धि का लाभ पहुंचा, उनका विकास हो गया। यानी अगर शिक्षित है तो शिक्षित इसलिए है क्योंकि उन तक शिक्षा पहुंच चुकी है, लेकिन जो अशिक्षित है वो लाभ नहीं ले पाए शिक्षा का, इसलिए उन तक लाभ पहुंचा देना है। ठीक है, जो गरीब हैं, गरीब किस लिए हैं? क्योंकि समृद्धि का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए गरीब है। तो गरीबों तक समृद्धि का लाभ पहुंचा देना समावेशी विकास है। महिलाओं तक उनके विकास का लाभ पहुंचा देना समावेशी विकास है, क्योंकि महिलाएं भी समाज में पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हमें उन वर्गों या क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करना होता है समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा उन वर्गों को टारगेट करता है, उन्हें लोन वगैरह की व्यवस्था करता है जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर सके। इसलिए आरबीआई का टारगेट ये होता है कि समावेशी समृद्धि को प्राप्त कर सके, सभी वर्गों का विकास हो सके उससे। पैरा चेंज करेंगे। 2016 में 2016 में उर्जित पटेल समिति 2016 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक के अंतर्गत रिजर्व बैंक के अंतर्गत तकनीकी सलाहकार समिति रिजर्व बैंक के अंतर्गत तकनीकी सलाहकार समिति को समाप्त कर तकनीकी सलाहकार समिति को समाप्त कर मौद्रिक नीति समिति, ब्रैकेट में एमपीसी लिख लेंगे ना, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी, मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 रिजर्व बैंक से। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 रिजर्व बैंक से तथा 3 सरकार से होते हैं। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 रिजर्व बैंक से तथा 3 सरकार से होते हैं। इसका पदेन अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। इसका पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, पदेन अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। यह समिति वर्ष में 4 बार
बैठक करती है। यह समिति वर्ष में 4 बार बैठक करती है। वर्ष में 4 बार बैठक करती है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को प्राप्त करने के लिए इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को प्राप्त करने के लिए रेपो दरों में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को प्राप्त करने के लिए रेपो दरों में परिवर्तनों का सुझाव देना है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को प्राप्त करने के लिए रेपो दरों में परिवर्तनों का सुझाव देना है। रेपो दरों में परिवर्तनों का सुझाव देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यंत्र मिले हुए हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्र मिले हुए हैं जिसके द्वारा वह मुद्रा की मात्रा विभिन्न प्रकार के यंत्र मिले हुए हैं जिसके द्वारा वह मुद्रा की मात्रा जिसके द्वारा वह मुद्रा की मात्रा तथा गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मुद्रा की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ये यंत्र ये यंत्र रिजर्व बैंक को ये यंत्र रिजर्व बैंक को आरबीआई कानून 1934 ये यंत्र रिजर्व बैंक को आरबीआई कानून 1934 तथा बैंकिंग विनियमन कानून बैंकिंग विनियमन कानून बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के द्वारा मिले हुए हैं। बैंकिंग विनियमन कानून 1949 के द्वारा मिले हुए हैं। हेडिंग कर लेंगे इसको आप लोग। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मात्रात्मक यंत्र। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति को जब डिक्लेयर करता है तो इन यंत्रों का इस्तेमाल वो करता है। मात्रात्मक क्यों इसे कहा जाता है?
क्योंकि इसके द्वारा मार्केट में मुद्रा की मात्रा, उसके प्रवाह, उसके दर, उनकी दिशा, उन सब को प्रभावित करता है वो। ठीक है, यानी इन सब को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी उपकरण जो आज की डेट में, वो मात्रात्मक यंत्र ही होता है। मात्रात्मक का मतलब सीधे सीधे शब्दों से समझ रहे होंगे कि मात्रा, और मात्रा किस चीज की? मुद्रा की, क्योंकि आरबीआई की पूरी पॉलिसी मुद्रा के आसपास होती है। ठीक है, तो मुद्रा से रिलेटेड पॉलिसी में मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल कर सकता है, मुद्रा की दिशा को कंट्रोल कर सकता है, मुद्रा के दर को कंट्रोल कर सकता है, मुद्रा की उपलब्धता और लागत को प्रभावित कर सकता है। इन सब चीजों को इसके द्वारा प्रभावित कर सकता है। इसमें कई यंत्र हैं आरबीआई के पास, जैसे रेपो रेट है, इसमें रिवर्स रेपो रेट है, उल्टा रेपो दर, बैंक रेट है, इसमें सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, एमएसएफ रेट है, एसडीएफ रेट है। तो बहुत सारे 7-8 उपकरण इसमें हैं। उन सातों आठों को आपको समझना है आज। ठीक है, तो एक लाइन इसमें लिख लेंगे, फिर सभी उपकरणों को अलग अलग लेते हैं। इस यंत्र के द्वारा इस यंत्र के द्वारा रिजर्व बैंक इस यंत्र के द्वारा रिजर्व बैंक बाजार में इस यंत्र के द्वारा रिजर्व बैंक बाजार में मुद्रा की मात्रा, दिशा, लागत, मुद्रा की मात्रा, दिशा, लागत इत्यादि को प्रभावित करता है। मुद्रा की मात्रा, दिशा, लागत इत्यादि को प्रभावित करता है। ये यंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये यंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो इसको यंत्र को शुरू करने से पहले कुछ चीजें सुन लेंगे आप लोग। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी सुन लेंगे। जैसे मैंने कहा है कि मुद्रास्फीति एक ऐसी दशा होती है जिसमें किसी देश में बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। मुद्रास्फीति इसी दशा कहा जाता है। ये वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है। मनी का फ्लो ज्यादा है, तो इसका मतलब है लोगों के पास पैसे ज्यादा है। पैसे ज्यादा होने का मतलब है कि उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। परचेजिंग पावर डिमांड को क्रिएट करता है, मांग को क्रिएट करेगा। और डिमांड अगर क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो इस दशा में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ये करेगा कि मार्केट से मनी को सोख लिया जाए। दैट इज नोन एज स्क्वीजिंग अप मनी फ्रॉम द मार्केट। और मार्केट का मतलब क्या है? हमसे नहीं सोखेगा वो बैंकों के पास पैसे नहीं रहने देगा उस दशा में, क्योंकि बैंक ही मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं। बैंक उधार देते हैं, तो बैंक मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं, तो बैंकों के पास उतना पैसे नहीं रहने देगा जिसकी वजह से वो मनी के फ्लो को बढ़ा सके। ठीक है, या वो टारगेट करेगा कि बैंक बाजार में महंगा लोन दे। महंगा देंगे तो जनता वैसे ही नहीं लेगी, और जनता नहीं लेगी तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी दशा होती है मंदी, जो मुद्रास्फीति की उल्टी दशा होती है। मुद्रास्फीति का मतलब मांग का बहुत ज्यादा होना, बहुत अधिक मात्रा में होना। और मंदी का मतलब मांग है ही नहीं, मतलब मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो मांग नहीं है। और अगर मांग नहीं है तो इसका मतलब है कि मार्केट में एक मंदी की दशा आ रही है। मंदी का मतलब है कि जब लगातार किसी देश में 6 महीने तक उत्पादन घट रहा हो। और उत्पादन क्यों घट रहा हो? क्योंकि मार्केट में मांग ही नहीं है। मांग नहीं है तो उद्योगपति क्यों उत्पादन करेगा? नहीं करेगा। और उद्योगपति उत्पादन नहीं करेगा तो इसका मतलब है मांग में कमी आ रही है, इसलिए नहीं करेगा। तो मांग में कमी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मार्केट में पैसे ही नहीं है। तो इस दशा में आरबीआई क्या करेगा? बैंकों के पास इतने पैसे डाल देगा कि वो मार्केट में सस्ता उधार दे सके, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाए, लोग अपनी डिमांड को बढ़ा सके और इकोनॉमी रिकवरी कर जाए। ठीक है, अर्थव्यवस्था सुधर जाए और मंदी से बाहर निकल जाए। तो इस तरीके की नीति को हम लोग आरबीआई की मौद्रिक नीतियों में शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहली नीति तो ये समझ में आ गया होगा, दोनों टर्म, कि इन्फ्लेशन क्या है और उस दशा में आरबीआई क्या करेगा, और रिसेशन क्या है यानी मंदी क्या है और उस दशा में आरबीआई क्या करेगा। ठीक है, इन्हीं संदर्भों को समझते हुए पहला टॉपिक मैं इसमें ले रहा हूं,
बैंक दर, बैंक रेट। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, दो दो बार पूछा गया बैंक रेट से क्वेश्चन, ठीक है। तो बैंक रेट क्या होता है? हुँ? हाँ, देखिए रेपो दर भी वही होता है जो बैंक दर है। बैंक दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है। रेपो दर भी यही होता है जिसमें बैंक को उधार दिया था आरबीआई के द्वारा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हमें ये भी समझना है यहाँ पर। जब दोनों उधार की दर ही है और आरबीआई उधार देता है बैंकों को, तो दोनों में अंतर क्या है फिर? अंतर तो होना चाहिए ना, तभी तो चीजें हैं। नहीं, दोनों कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए हम दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई अभी ज्यादा यूज कर रही है रेपो दरों को। अब रेपो दरों को क्यों यूज कर रही है मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है, वो समझ जाएंगे। तो बैंक दर सामान्य रूप से रेपो दर से जैसा ही है, उसमें भी आरबीआई बैंकों को उधार दे रही है, इसमें भी आरबीआई बैंकों को उधार दे रही है, लेकिन जो बैंक दर है उसमें आरबीआई उधार देने के लिए लंबी अवधि का इस्तेमाल कर रही है। यानी बैंक दर के अंतर्गत बैंकों को लंबी अवधि का उधार दिया जाता है आरबीआई द्वारा, लंबी अवधि का। जबकि रेपो दरों में शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, यानी अल्पकाल के लिए उधार दिया जाता है, जो 1 दिन से लेकर के 14 दिन तक हो सकता है, जबकि ये 14 दिन से अधिक का होता है, ठीक है। बैंक दर 14 दिन से अधिक लागू होता है। एक अंतर ये है, यानी दीर्घकाल और लघु काल के आधार पर इसमें अंतर किया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के आधार पर। लॉन्ग टर्म किस में है तो बैंक रेट में, शॉर्ट टर्म किस में है तो रेपो रेट में, ठीक है। एक अंतर ये है, और यही कारण है कि रेपो रेट को यूज करते हैं, क्योंकि रेपो रेट हर दिन चेंज हो सकता है। रेपो दर में परिवर्तन हर दिन हो सकता है, और मार्केट में तो मुद्रास्फीति हर दिन होती है, तो कंट्रोल रेपो रेट के माध्यम से हर दिन किया जा सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को। दूसरा जो अंतर इसमें ये है कि बैंक रेट के माध्यम से आरबीआई जो बैंकों को उधार देता है, इसमें बैंक किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी जिसको गिरवी रखना कहा जाता है, वो कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखते हैं बैंक आरबीआई के पास, ठीक है। जबकि रेपो रेट में आरबीआई जो उधार देता है उसमें बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है सरकार के पास, सॉरी आरबीआई के पास। बिना सिक्योरिटी रखे, बिना गिरवी रखे रेपो रेट में उधार नहीं दिया जाता है। तो रेपो रेट में और बैंक रेट में दूसरा अंतर ये है कि रेपो रेट बिना गिरवी रखे हुए उधार नहीं जाएगा बैंकों को, जबकि बैंक रेट में बिना किसी सिक्योरिटी के गिरवी रखे हुए उधार चला जाएगा। अंतर क्लियर है? ये दोनों अंतर है। और आज की डेट में आरबीआई अपनी पॉलिसी में रेपो रेट का ही ज्यादा इस्तेमाल करे, बैंक रेट को कम इस्तेमाल कर रही है। बैंक रेट भी मुद्रास्फीति कंट्रोल का उपकरण है, रेपो रेट भी है, लेकिन दोनों में अंतर मैंने बता दिया कि एक लॉन्ग टर्म में होता है और दूसरा शॉर्ट टर्म में हो जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि कोई भी बैंक है, मान लेते हैं एक्स बैंक है, ठीक है, और ये आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है। अब मान लेते हैं कि बैंक रेट 4% है, 4% बैंक रेट 4% है। अगर इसे बढ़ाया जाता है, 5% किया जाता है बैंक रेट को, या घटाया जाता है, 3% किया जाता है, तो दोनों दशाओं में क्या होगा कि बैंक किस दशा में ज्यादा उधार लेंगे बताएं तो? हम्म? मैंने 3 कंडीशन दिया, एक 4% का है, उसके बाद बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तो बैंक उधार किस दर पर ज्यादा लेंगे? नेचुरली 3% पर लेंगे, क्योंकि उधार की दर सस्ती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में बैंक
अधिक उधार लेंगे। और इस कंडीशन में बैंक कम उधार लेंगे। इस कंडीशन में बैंक कम उधार लेंगे, इस कंडीशन में ज्यादा लेंगे। इसका इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। मैंने बताया कि कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है। सिक्योरिटी का मतलब गिरवी ना। तो इसमें बैंक किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं रखता है। अब इसका इम्पैक्ट देखिए मार्केट में क्या पड़ेगा। मार्केट में कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं। बैंक से ग्राहक उधार लेगा कि नहीं लेगा? हम आप कहाँ से उधार लेंगे? आरबीआई से कि बैंक से? बैंक से लेंगे। तो आरबीआई और ग्राहक के बीच में बैंक आता है। आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है। अगर महंगा देगा तो आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर सस्ता देगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखेंगे। अगर यहां से ग्राहक के पास उधार जाता है, ग्राहक को किस रेट पर उधार जाता है? इंटरेस्ट रेट पर ना। इस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक रेट ज्यादा हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है। अगर बैंक रेट कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं। तो कस्टमर किस पर ज्यादा उधार लेंगे? कम वाले। नेचुरली कम पर उधार लेंगे, क्योंकि ये बैंक उधार अगर कम लेते हैं तो इनके पास मनी कम है। और मनी की सप्लाई अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आगे जो कस्टमर को उधार देंगे बढ़ेगा वो। और इस पर ज्यादा उधार लेंगे तो इनके पास ज्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा है तो सस्ता उधार देंगे ये। तो ग्राहकों के उधार पर असर पड़ेगा इससे। ग्राहक उधार प्रभावित होता है। यानी इंटरेस्ट रेट प्रभावित होता है, इसलिए होता है ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना घटना। अब ये नहीं सोचेंगे कि इसमें बैंक जो है उधार दे रहा है तो सस्ता दे देगा, बल्कि इस रेट पर डिपेंड करता है ये कि ये रेट अगर बढ़ा तो कम उधार जाएगा मार्केट में क्योंकि महंगा उधार जाएगा। और ये रेट घटा तो ज्यादा उधार जाएगा कि सस्ता उधार जाएगा। तो ये इम्पैक्ट इसका होता है। ठीक है। तो यही है आपका बैंक रेट और उसका इम्पैक्ट हुआ इंटरेस्ट रेट पर कुल मिलाकर के। तो समझ गए आप लोग कि बैंक रेट क्या है? बैंक रेट यही होता है कि बैंक रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है, लंबी अवधि का उधार देता है और बिना किसी गिरवी रखे हुए उधार देता है सिक्योरिटी के। यानी उसके लिए सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, इसके बिना देता है वो।